लड़के वाले। अपनी शादी के 1 महीने बाद अपने पति के साथ शिल्पा मायके आती है। अरे जी देखिए तो कौन आया है, आपकी बेटी और दामाद। बैठिए बैठिए विवेक जी। विवेक के बैठने के पहले ही शिल्पा जाकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसे देखकर शैला गुस्से से शिल्पा को बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हुई फुसफुसाकर कहती है, तू पहले क्यों बैठ गई? दामाद जी को तो बैठने देती, अब वो कहाँ बैठेंगे मेरे सर पर? अब बैठिए बैठिए दामाद जी सोफे पर, मैंने नया नया कवर भी लगाया है, इसी पर बैठिए। तभी दरवाजे से बैग लिए शिल्पा की छोटी बहन प्रिंसी वहां आती है। अच्छा हुआ तू कॉलेज से आ गई, चल मेरे साथ रसोई में देख, जीजा जी आए हैं, उनकी खातिरदारी करनी है कि नहीं? शीला प्रिंसी को रसोई में ले जाती है और कहती है, ये ले 200 रुपये, तेरे जीजा जी को नत्थू हलवाई के समोसे बड़े पसंद है, उसके पास से समोसे और जलेबियाँ लिया, और किसी मिठाई की दुकान से 8-10 ढोकले और 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक की भी छुपा कर लाना। तेरे जीजा जी को ये नहीं लगना चाहिए कि उनके आने के कारण हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवाया है, वरना हमारी बेटी के ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी। शिल्पा तो जानती ही थी कि रसोई में क्या गुटरगु हो रही है। वो सीधा रसोई में जाकर अपनी माँ से कहती है, जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो जाती ही मुझे काम करना पड़ता है, और ये अपने ससुराल आए तो इनकी खातिरदारी हो रही है। ये कौन सी बात है मम्मी? शादी को 1 महीना हो चुका है, अब ये सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी शादी के लिए लिया हुआ लोन अब तक चुका नहीं है, तो फिजूल खर्च तो करो ही मत। प्रिंसी का भी तो देखना है ना। और पता नहीं विवेक जी को क्या हो गया है, हर दूसरे दिन कहते हैं अपने मायके चलो, अपने मायके चलो। अब हम रोज़ आते रहेंगे तो सारा काम छोड़कर तू इनकी खातिरदारी ही करती रहेगी क्या मम्मी? बेटे के माँ बाप को इतना तो करना ही पड़ता है बेटा। अब तू जा अपने पति के साथ बैठ, बेचारे दामाद जी को कितना अकेला लग रहा होगा। अपनी माँ की कही बात सुनकर प्रिंसी बाजार से कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता लेकर आती है और अपने जीजा जी के सामने परोसती है, जिसे देखकर विवेक कहता है, अरे मम्मी जी, ये हर बार वही समोसे नत्थू हलवाई के। मेरा ना मन भर गया है इन समोसों से। ये बगल में रसोई रेस्टोरेंट है ना, वहीं से दोपहर का खाना मंगवा लेते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो। हाँ हाँ दामाद जी, क्या दिक्कत होगी? प्रिंसी, ये सब नाश्ता यहाँ से ले जा, और जीजा जी की पसंद का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दे बेटा। रेस्टोरेंट से विवेक की पसंद का खाना ऑर्डर हो जाता है। कितनी गर्मी है ना प्रिंसी यहाँ। फैन और तेज़ नहीं होगा क्या पापा जी? मैं कूलर निकाल देता हूँ ना जवाई जी। नहीं नहीं पापा जी, कूलर के पानी से ना मुझे इन्फेक्शन हो जाती है, मुझे तो एसी की आदत है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लेता हूँ। विवेक मुंह बनाकर उस खाने को खाता है और कुछ देर बाद शिल्पा और विवेक वापस अपने घर जाने को तैयार हो जाते हैं। आपकी बेटी को ले जा रहा हूँ मैं मम्मी जी, अपनी बेटी को जो देना लेना हो कर लीजिए। शिल्पा अपनी मम्मी को आंख दिखाकर इशारा करती है ताकि वो फिर से अपनी बेटी को कुछ देने ना लगे, पर विवेक ने इनडायरेक्टली देने लेने की बात तो कर ही दी थी। शैला अपने कमरे में जाकर अपनी बेटी और उसकी सास के लिए साड़ियाँ लेकर आती है। समधन और बेटी के लिए गिफ्ट्स, दामाद और उसकी बहन के लिए कुछ भी नहीं है? ये बात सुनते ही अभिनव 5,000 के 2 लिफाफे निकालकर विवेक के हाथों में रख देता है। शिल्पा की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और दामाद की खातिरदारी में उन्होंने 1 लाख खर्च कर दिए थे। कभी बहन का लिफाफा, कभी आई हुई चाची सास का लिफाफा, कभी त्योहार के नाम का गिफ्ट, चलता ही रहता था, जो शिल्पा अब अच्छे से समझने लगी थी। शिल्पा अपने ससुराल जाकर उन गिफ्ट्स को अपनी सास को दिखाती है। क्या बहू, फिर से इतनी साड़ियों का मैं अचार डालूंगी क्या? लगता है शादी के लेन देन में जो साड़ियाँ आई थी तेरी माँ ने बचा कर रखी है, अब आजीवन मुझे वही साड़ियाँ भेजती रहेंगी। इससे अच्छा तो कैश ही ले आया कर बहू, क्यों नहीं? हाँ कैश? क्या कैश मम्मी? कैश के नाम पर 5,000 लाई है भाभी। मुझे तो लगा था कि भाभी के घर से मेरे लिए एक फ़ोन लेने जितने पैसे तो आ ही जाएंगे। 15,000 से कम का कोई फ़ोन आता है क्या? ये कहकर नेहा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मूड खराब कर दिया तुमने यार नेहा का। अब क्या करूं मैं बहन, अगर तेरी भाभी के मायके वाले पैसे वाले नहीं है तो। इस वाक्य को पूरे 2 दिन भी नहीं बीतते कि नाश्ते के टेबल पर बैठा विवेक अपनी माँ से कहता है,
ये कोई खाना है भला? खाकर मुंह का स्वाद ही बिगड़ जाए। अरे कुछ ढंग का बनाया करो ना मम्मी। तो तुम्हें कौन सी टेंशन है भैया, तुम्हारा तो ससुराल बगल में ही है, वहीं जाकर खा लो। तुम्हें रोकने वाला है कौन? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम कम से कम अपने ऑप्शंस तो यूज़ करो। ये सुनते ही शिल्पा घबरा जाती है और विवेक को अपने मायके जाने से रोकने के लिए पेट दर्द का बहाना करती है। मेरा पेट बड़े जोरों का दर्द हो रहा है। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर के पास जाना होगा। ले, बहू के पेट में तो दर्द उठाया। एक काम कर बेटा, तू अपने ससुराल जा, मैं और नेहा शिल्पा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हे भगवान, ये लोग तो विवेक जी को मेरे मायके भेज कर ही मानेंगे। लगता है गैस का दर्द उठाया था, अचानक ही छू मंतर हो गया। छू मंतर। मेरे मायके में अकेले आपका मन कहाँ लगेगा? चलिए मैं भी आपके साथ आती हूँ। शिल्पा के ससुराल वाले अब इतना गिर चुके थे कि उसके पेट दर्द के बहाने के बाद भी विवेक अब अकेले ही अपने ससुराल जाने को राज़ी हो चुका था। मजबूरन शिल्पा अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। वहाँ हमेशा की तरह वैसी ही उसकी खातिरदारी होती है। सारा लेन देन सब कुछ वैसा ही। खातिरदारी करवा कर रुपये पैसे लेने के बाद विवेक दरवाजे के पास पहुंचकर अपने जूते पहन रहा होता है। ओ गॉड, मेरे 22,000 के जूते का सोल निकल गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? लाओ बेटा, मुझे जूते दे दो, मैं अभी से सिलवा कर लाता हूँ। वो बात नहीं है पापा जी, ये जूते ना मुझे नेहा ने गिफ्ट किए थे। अगर वो इस पर सिलाई देख लेगी तो बेचारे का दिल टूट जाएगा ना। पता नहीं मैं यहाँ आया क्यों। अरे ऐसा क्यों कहते दामाद जी? चलिए शोरूम में मैं अभी आपको सेम टू सेम जूते दिलवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं पापा, नेहा दीदी देखकर ही समझ जाएंगी ना कि जूते नए हैं। अरे नहीं समझेगी, मैं जूतों पर थोड़ी सी मिट्टी लगा दूंगा। चलिए चलिए पापा जी। अपने ससुराल जाकर विवेक 22,000 के जूते खरीद कर अपने घर पहुंचता है। ये सब बहुत गलत हो रहा है। कब तक पापा, मम्मी, विवेक जी और उसके परिवार वालों का पेट भरते रहेंगे? हो गया, कर दी शादी, दे दिया दहेज, ऊपर से शादी का सारा खर्च भी दिया, और अब हर रोज खातिरदारी के नाम पर लिफाफे जा रहे हैं। इनका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। ये सब ठीक नहीं, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। शिल्पा अब 24 घंटे अपने कान खड़े रखती, पर उसके ससुराल वाले पूरे दिन ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे उन पर शक किया जाए। सोते वक्त जब शिल्पा करवट लेती है तो देखती है कि विवेक उसके बगल में नहीं है। अपने पति को ढूंढती हुई वो बाहर निकलती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास, ननद और पति कमरे में एक साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। देखा मेरा आइडिया, कैसे तुम्हें नए जूते दिलवा दिए भैया। इसी तरह अपने ससुराल जाते रहो और अच्छी खासी मोटी रकम लाते रहो। इतना तो तुम दुकान से भी नहीं कमा पाते थे। मानना पड़ेगा बहन, बड़ी तेज है तू। दुकान में कमाई ना होने के कारण मैं तो बड़ा टेंशन में आ गया था, पर तेरे इस आइडिया ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अभी और जिंदगियां बदलेंगी विवेक जी। 1,32,575 रुपये मेरे हाथ पर वापस से रख दीजिए, जो इस जालसाजी में आपने मेरे परिवार से लिए हैं, वरना दहेज की रकम, शादी का खर्च सभी लेकर वापस अपने मायके जाकर बैठ जाऊंगी। ये सब क्या कह रही है बहू तू? सही तो कह रही हूँ मम्मी जी। जितना झुकना था हम झुक गए, पर अब नहीं। मेरे परिवार वालों के भोलेपन को आप उनकी कमजोरी ना समझे। अभी भी वक्त है। अपनी बेटी के कहे में आकर अपना परिवार बर्बाद मत कीजिए, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो आपने मुझसे कभी उम्मीद नहीं की होगी। ऐसा क्या करेंगी आप? दहेज लेने के इल्ज़ाम में आप लोगों का रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। और मास्टरमाइंड तो आप ही हैं, तो लिस्ट में सबसे पहला नाम तो आपका ही होगा। बड़ी हिम्मत दिखाकर शिल्पा अपने ससुराल वालों से बिना डरे अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है। उसकी ये बात सुनते ही सभी डर जाते हैं, और इसके बाद विवेक खातिरदारी की स्पेलिंग तक भूल जाता है।